गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो गाइस, कैसे हो? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से आप लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। सो बेसिकली आज क्या है, 7 नवंबर है, 2023 है, डेली करंट अफेयर बाय एसएसआर। सो गाइस, आज का जो सेशन है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पे हिट कर दीजिएगा ताकि जो भी वीडियोज आए उन सभी की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। सो आज का जो लेक्चर है ना, इस लेक्चर में बेसिकली जो है 10 टॉप 10 जो क्वेश्चन है उनको तो हम डिस्कस करेंगे ही। साथ ही इसमें जो बेसिकली जो आप लोग थंबनेल पे जो देख रहे हैं क्वेश्चन यहाँ पे, तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना जो है वो बेसिकली अब जो है कितने साल के लिए बढ़ा दिया गया है। तो कितने साल के लिए बढ़ा है इस क्वेश्चन को हम समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन। जल्दी से आप लोग जो है करंट अफेयर की वीडियो को जल्दी से आप सभी अपने फ्रेंड्स में जो है वीडियो को शेयर कर दीजिए। और आप सभी कमेंट बॉक्स में लिखे जय हिंद जय भारत। और तो चलिए सबसे पहले हम कर लेते हैं यहाँ पे क्विक रिवीजन जो कि है ये 6 नवंबर से रिलेटेड। तो अभी हाल ही में जो है विश्व सुनामी जागरूकता दिवस कब मनाया गया, तो 5 नवंबर के दिन जो है पूरे विश्व भर में विश्व सुनामी दिवस जागरूकता के रूप में मनाया जाता है। क्योंकि बेसिकली इस दिन को मनाने का पर्पस क्या है, तो ये पर्पस है कि ताकि किसी भी प्रकार की कोई आपदा आती है जैसे कि सुनामी की बात करें तो लोगों को ना जागरूक कर सके और उन्हें जो है जागरूकता फैलाएं ज्यादा से ज्यादा लोगों में कि कभी ऐसी आपदा आती है तो आपको कैसे खुद को बचाना है और अपने साथियों को बचाना है। तो ठीक है, इसीलिए जो है विश्व सुनामी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट बात करें कि अभी जो है हाल ही में किसे जो है प्रतिष्ठित केरल ज्योति पुरस्कार के लिए चुना गया है, तो इनका नाम क्या है, टी पद्मनाभन है। ठीक है, तो इनका नाम याद रखिएगा, जो कि केरल ज्योति पुरस्कार है जो इन्हें दिया गया है इस साल, जो कि बोल सकते हैं कि केरल का ही सबसे उच्च सम्मान दिया जाता है, जो कि किन्हें दिया गया है, टी पद्मनाभन को दिया गया है। वहीं अभी हाल ही में जो है होसर पैन का ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं, तो रणबीर कपूर को बनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है कि किसे जो है आरबीआई के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया, तो मनोज मिश्रा जी हैं जिन्हें अभी जो है हाल ही में आरबीआई के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। वहीं अभी हाल ही में प्रोजेक्ट कुश है जो है वो कहाँ शुरू किया गया है, किसने शुरू किया है, तो ये याद रखेगा डीआरडीओ के द्वारा जो है अभी प्रोजेक्ट कुश को शुरुआत की गई है। इसके बारे में हमने कल की वीडियो में डिटेल से समझा है, जाना है। तो आप लोगों ने कल की वीडियो नहीं देखी है तो आपको जाके सबसे पहले कल की वीडियो देखनी है। ठीक है, बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। अभी हाल ही में जो है एसबीआई के द्वारा जो है संयुक्त निदेशक के रूप में नियुक्ति किया गया है, तो कौन है, तो एसबीआई के जो है संयुक्त निदेशक के रूप में चुने गए, इनका नाम क्या है, प्रवीण मधुकर है। क्या नाम है इनका, प्रवीण मधुकर, जो कि एसबीआई के नए संयुक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। वहीं जो है अभी हाल ही में किसे जो है श्री सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है, तो याद रखिएगा नरेंद्र मोदी जी को अभी जो है सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में चुन लिया गया है। बेसिकली आपको याद रखना है, जो श्री सोमनाथ ट्रस्ट है वो पहले क्या होता था, 1 साल के लिए अध्यक्ष बनाया जाता था, लेकिन अब जो है ये कितने साल के लिए बनाया जाता है, इसमें अध्यक्ष 5 साल के लिए बनाया जाता है, तो आपको ये भी याद रखना है। साथ ही में किस राज्य में डॉक्टर पुनीत राजकुमार हृदय ज्योति योजना शुरू की गई है, तो गोवा में शुरुआत की गई है। वहीं किस दिन जो है किस देश ने बेसिकली माफ कीजिएगा, किस देश ने जो है चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर निकलने के लिए घोषणा कर दी है, तो फिलीपींस के द्वारा अभी जो है चीन का जो यहाँ पे हम बोल सकते हैं बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उससे बाहर निकलने के लिए फिलीपींस के द्वारा घोषणा कर दी गई है। वही भारत ने जो है किस देश से जो है S-400 मिसाइल, यहाँ पे आपको याद रखना है कि S-400 मिसाइल स्क्वाड्रन जो है खरीदेंगे, तो याद रखिएगा रूस के द्वारा, रशिया के द्वारा। तो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे आपको करंट अफेयर में क्विक रिवीजन कर लेना चाहिए एक बार, तो हमने कर लिया यहाँ पे कल का एक बार क्विक रिवीजन। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो आज क्या है, आज 7 नवंबर है, 2023 है, तो इम्पोर्टेंट है आज का सेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। अगर आप लोगों ने अभी भी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हम करते हैं स्टार्ट क्लास। तो अभी जो है हाल ही में युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्यों, क्योंकि जो है अभी आप लोग देख रहे हैं कि बेसिकली जो कई सारे देश हैं वो आपस में लड़ रहे हैं, जैसे कि हमास और इसराइल के बीच में अभी युद्ध चला हुआ है। ठीक है, और इससे पहले की बात करें तो यूक्रेन और रसिया के बीच में चल रहा है। तो इसी के लिए जो है यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाता है युद्ध और सशस्त्र संघर्षों में जो है हमारा पर्यावरण है ना उसको कितना नुकसान पहुंचता है। तो आप देख सकते हैं इस पर्टिकुलर इमेज से। तो इसी के लिए जो है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इस देश को मनाने की बात की जाती है। क्या होता है कि जब दो देश होते हैं वो तो युद्ध करते हैं, तो वहां के जो बेसिकली जीव जंतु हैं, प्यूपल, जो कि वहाँ के प्यूपल्स की बात करें वो तो मरते मरते हैं, लेकिन वहाँ के आप लोग सोचो कि जो वहाँ पे जीव जंतु है, जो पक्षियां हैं,
कीट होते हैं जो छोटे बड़े होते हैं, तो जो कि हमारे पर्यावरण के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं, तो उनको कितना नुकसान पहुंचता है, तो इस बारे में कोई भी नहीं सोचता है। ठीक है, उस समय की क्योंकि जो है बेसिकली हम क्या बोल सकते हैं, क्योंकि इन सब चीजों के बीच में जो इंसान की जो बोल सकते हैं कि जो जीवन है उसकी ज्यादा महत्व होता है। तो इसके बीच में क्या होता है कि जब दो देशों के बीच में युद्ध हो रहा होता है, जो कि आजकल आप देख रहे हैं किस लेवल का हो रहा है, उसमें पर्यावरण जो है इसमें बेचारा ये बिल्कुल बोल सकते हैं कि पर्यावरण के ऊपर कोई ध्यान ही नहीं देता है। तो यहाँ पे इसीलिए माना जाता है युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। तो याद रखिएगा, ये मनाया जाता है आपको कब, 6 नवंबर को मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है क्योंकि पर्यावरण से संबंधित है। वहीं बात करें हम लोग बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन की, तो युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, जो कि 6 नवंबर को ही प्रति वर्ष मनाए जाने वाला एक अंतरराष्ट्रीय दिवस है। वहीं 5 नवंबर 2001 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने प्रत्येक वर्ष जो है 6 नवंबर को युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस के रूप में घोषित किया गया था। कब, 5 नवंबर 2001 को। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कोई तो चलिए एक बार यहाँ पे हम लोग नजर घुमा लेते हैं जो भी हमने इंपॉर्टेंट डेज को अभी तक जो है नवंबर में कवर किया है। तो पहले हमने क्या मनाया 1 नवंबर को, तो याद रखिएगा विश्व शाकाहार दिवस के रूप में मनाया गया। वही 2 नवंबर को हमने क्या मनाया, पत्रकारों के खिलाफ अपराधों के लिए दंड समाप्त करने हेतु अंतरराष्ट्रीय दिवस को मनाया गया है। 3 नवंबर की बात करें तो विश्व जेलीफिश दिवस के रूप में मनाया गया है। कब, 3 नवंबर को। वही 4 नवंबर की बात करें तो हमने क्या मनाया था, तो याद रखिएगा डे मनाया गया है अंतरराष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस। क्या मनाया गया, अंतरराष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस को मनाया गया। कब, आपका 4 नवंबर को। वहीं 5 नवंबर की बात करें तो 5 नवंबर को क्या मनाते हैं, विश्व सुनामी जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इंपॉर्टेंट डेज हैं, आपको पता होना चाहिए। किसी भी वन डे एग्जाम की बात करें तो इसमें आपसे पूछ लेता है कि पर्टिकुलर जो है आपसे पूछ सकते हैं कि विश्व शाकाहार दिवस कब मनाया जाता है, तो आपको याद रखना है 1 नवंबर को मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि सेकंड है, हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला जल विश्वविद्यालय खुलेगा। तो इंपॉर्टेंट है, यानी कि ये वाटर से रिलेटेड है, जो कि क्या बनेगी, इंडिया की फर्स्ट वाटर यूनिवर्सिटी बन रही है। कहाँ बन रही है, तो उत्तर प्रदेश में बन रही है। कहाँ बन रही है बच्चों, तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश में बन रही है। तो भारत में जो है बेसिकली अभी पहला जल विश्वविद्यालय खोला गया है। कहाँ पर, उत्तर प्रदेश में। तो चलिए जानते हैं यहाँ पर। तो उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में, याद रखिएगा उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में जो है देश और दुनिया के पहले जल विश्वविद्यालय यानी वाटर यूनिवर्सिटी जो है यहाँ पे खोली जा रही है। तो आपको याद रखना है किस जिले में बनाया जा रहा है, तो हमीरपुर जिला। क्या है, हमीरपुर जिला जो है इसमें 25 एकड़ की जमीन में यहाँ पर जल विश्वविद्यालय को बनाया जा रहा है। तो इंपॉर्टेंट है, ये उत्तर प्रदेश में बनाया जा रहा है। तो चलिए एक बार यहाँ पे हम जान लेते हैं उत्तर प्रदेश से संबंधित सभी बातों को। तो उत्तर प्रदेश की बात करें तो भारत का सबसे बड़ा जनसंख्या के आधार पे बात करें तो क्या है, ये सबसे बड़ा राज्य है। वही क्षेत्रफल की दृष्टि की बात करें तो ये चौथा सबसे बड़ा राज्य है। तो याद रखेंगे आप लोग क्या, कि भारत का जो है आपको देखें कि सबसे जो है बड़ा राज्य कौन है जनसंख्या की दृष्टि से, तो आपको क्या याद रखना है, तो याद रखिएगा यहाँ पर कि उत्तर प्रदेश है। और वैसे बात करें क्षेत्रफल की दृष्टि से तो चौथा स्थान आता है किसका, हमारा उत्तर प्रदेश की। ठीक है, वहीं जो है लखनऊ की बात करें तो लखनऊ क्या है, ये उत्तर प्रदेश की राजधानी है। वही प्रयाग और न्यायिक राजधानी बोली जाती है। प्रयाग को न्यायिक राजधानी बोली जाती है, ये भी याद रखिएगा। वहीं जो है उत्तर प्रदेश की बात करें तो 20 नवंबर बेसिकली जो है 9 नवंबर 2000 को है, यहाँ पे क्या हुआ था कि भारत से जो अलग हुआ था एक हमारा देश, जो कि 13 राज्य इसमें गए थे। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा 13 राज्यों को जब अलग करके एक और राज्य बनाया गया तो वो क्या बना, उत्तराखंड बना। तो याद रखना है जो उत्तराखंड जो है कब बना था, 9 नवंबर 2000 को अलग किया गया था उत्तर प्रदेश से और तब बनाया गया आपका उत्तराखंड। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग को याद रखना है कि उत्तर प्रदेश के सीएम कौन है। तो आप सभी को याद है कौन है, जरा बताइए कमेंट बॉक्स में जल्दी से। तो आप सभी को पता है कौन है, योगी आदित्यनाथ है। और यहाँ की हम बात करें अगर कि यहाँ की राज्यपाल कौन है, तो याद रखिएगा आनंदीबेन पटेल जो है यहाँ की राज्यपाल है। कौन है, आनंदीबेन पटेल जो है वो कौन है, यहाँ की राज्यपाल है। लोकसभा की सीटें याद रख लीजिएगा, पूछ सकता है आपसे एग्जामिनर की लोकसभा की सीटें कितने हैं यूपी में, तो 80 जो है लोकसभा की सीटें हैं, जो कि सबसे ज्यादा है। वहीं बात करें
करें कि राज्यसभा की सीटें कितनी है, तो 31 जो है सबसे ज्यादा सीटें हैं सभी राज्यों में। वहीं बात करें कि विधानसभा की सीटें कितनी है, तो कुल कितनी है 403 जो है विधानसभा की सीटें हैं। यानी कि जो ये तीनों जो हम बोल सकते हैं लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा, तो इसमें सबसे ज्यादा सभी राज्यों की तुलना में हम बात करें तो सबसे ज्यादा जो है उत्तर प्रदेश के पास ही सीट आती है, चाहे आपकी लोकसभा से हो, चाहे राज्यसभा से हो, चाहे विधानसभा से हो। ठीक है, तो याद रखेंगे। अब जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए मुझे कि उत्तर प्रदेश को बेसिकली जो है कब निर्माण वर्ष या फिर गठन वर्ष के रूप में मनाया जाता है। वो छोटू सा क्वेश्चन है, आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिएगा जल्दी से। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि थर्ड है। हाल में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना कितने साल के लिए बढ़ा दिया गया? तो कितने साल के लिए बढ़ाया गया? याद रखिएगा 5 साल के लिए बढ़ाया गया है। कितने? 5 ईयर के लिए जो है बेसिकली प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को अब जो है 5 साल के लिए बढ़ा दिया गया है, तो याद रखिएगा इसके बारे में। वहीं इस योजना के अंतर्गत जो है देश में जो है लगभग 80 करोड़ गरीब लोगों को प्रति माह बोल सकते हैं कि 5 किलो मुफ्त अनाज दिया जाता है, जो कि ये योजना की बात करें तो इस वर्ष दिसंबर में खत्म होने जा रहा था, लेकिन अब जो है प्रधानमंत्री के द्वारा अभी हाल ही में 5 वर्षों के लिए और बढ़ाने का निर्णय ले लिया गया है। वहीं बात करें कि प्रधानमंत्री ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा अब तक की सबसे बड़ी प्राथमिक गरीब कल्याण योजना भी बताई गई। किनके द्वारा? प्रधानमंत्री के द्वारा ये बात बताई गई है, तो इतना याद रखें। तो बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की। तो अभी बेसिकली जो है हाल ही में भारत ने जो है एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत पर तैनाती के लिए किस देश से 26 राफेल समुद्री जेट खरीदने की प्रक्रिया को शुरू किया है? तो याद रखिएगा 26 राफेल जो हम कहां से खरीदेंगे? तो फ्रांस से खरीदेंगे। कहां से खरीदेंगे? फ्रांस से, इसलिए ऑप्शन सी क्या है? करेक्ट है। ओके, चलिए तो आगे। तो चलिए बात करते हैं इसकी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन को। तो भारत सरकार के द्वारा जो है फ्रांस सरकार को अभी एक लेटर ऑफ रिक्वेस्ट भेजा गया है, जिसमें जो है कंपनी का नाम आप लोगों से पूछो तो याद रखिएगा डेसोल्ट एविएशन ऑफ कंपनी के द्वारा 26 राफेल मरीन जेट्स फ्रांस से खरीदने की बात की गई है। अगर बात करें खरीदी जो है कैसे की जाएगी, तो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट फ्रेमवर्क के द्वारा जो है यहाँ पे परचेज किया जाएगा, जिसमें से 26 राफेल जो है समुद्री जेट, जिन्हें आप राफेल मरीन जेट्स जो कि भारतीय नौसैनिकों के लिए खरीदा जा रहा है। इसमें जो है 26 राफेल की बात करें तो वो समुद्री जेट जो कि आईएनएस विक्रांत और आईएनएस विक्रम आदित्य पर तैनात किए जाएंगे, तो याद रखिएगा इसके बारे में। किसके नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर, हाल ही में किसने राज्य के पुलिस महानिदेशक की नियुक्ति के लिए दिशा निर्देश संशोधन किया है? तो किसमें किया गया है? यूपीएससी में, इसलिए ऑप्शन सी क्या है यहाँ पे करेक्ट। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाल ही में मराठा आरक्षण की मांग के लिए राज्यव्यापी आंदोलन कहाँ शुरू किया गया? तो मराठा आरक्षण की बात करें तो किस राज्य में अभी जो है इसे राज्यव्यापी आंदोलन के रूप में कहाँ शुरू कर दिया है? तो महाराष्ट्र में किया गया है। कहाँ किया गया है? महाराष्ट्र में, इसलिए ऑप्शन क्या है यहाँ पे? डी करेक्ट होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पीएम मोदी ने युवाओं से संबंधित किस स्वायत्ता निकाय को लॉन्च किया है? तो पीएम मोदी जी के द्वारा अभी जो है आपको याद रखना है कि क्या लॉन्च किया गया है? युवाओं से संबंधित स्वायत्त निकाय को लॉन्च किया है। तो याद रखिएगा क्या किया है? मेरा युवा भारत। क्या किया है? मेरा युवा भारत लॉन्च किया गया है, तो ऑप्शन ए क्या है यहाँ पर? करेक्ट है। तो बेसिकली आपको यहाँ पे क्या याद रखना है? केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के अनुसार जो है मेरा युवा भारत मंच को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर यानी 31 अक्टूबर को राष्ट्र को समर्पित किया गया है। वहीं इसके जरिए बात करते हैं युवाओं में नेतृत्व क्षमता विकसित करने और स्किल डेवलपमेंट पर फोकस होगा इस योजना में। वहीं राष्ट्रीय एकता दिवस यानी 31 अक्टूबर को लॉन्च किया गया है। इसमें एक कौन कौन से बोल सकते हैं कि युवा वर्ग होंगे? तो 15 से लेकर 29 वर्ष की आयु के वर्ग के जो युवा होंगे भारत की आबादी के कम से कम कितने प्रतिशत है वो? तो 27% जो है हमारी यहाँ की जो आबादी है उसमें आयु की बात करें कौन है, तो 15 से लेकर 29 वर्ष के इसमें युवा आते हैं। साथ ही यहाँ हम बात करें तो यह मंच जो है युवाओं से संबंधित विभिन्न योजनाओं को एकीकृत करने में मदद करेगा, जो कि युवा कार्यक्रम विभाग और नई अन्य मंत्रियों द्वारा चलाई जा रही है। इसी के साथ यहाँ पर युवा आकांक्षा और समुदाय आवश्यकताओं के बीच बेहतर तालमेल को बैठाया जाएगा, जिससे क्या होगा कि मौजूदा कार्यक्रम का सम्मेलन कर युवाओं की दक्षता में वृद्धि करना इसका मेन फोकस है। जहाँ पर युवा लोगों और मंत्रियों के लिए वन स्टार्टअप शॉप के रूप में यहाँ पर काम करेगी, और इनका काम क्या रहेगा? एक केंद्रीकृत युवा डेटाबेस बनाना भी इनका काम है। तो याद रखेंगे मेरा युवा भारत लॉन्च किया गया है, जिसमें युवाओं को क्या करना है, जो कि इसमें 15 से लेकर 29 वर्ष के जो युवा रखे गए हैं उन सभी को क्या करना है यहाँ पर
उनको कैसे से शिक्षित करना है, कैसे उनके स्किल को बढ़ाना है, इसके ऊपर फोकस किया जाएगा। तो ये 31 अक्टूबर यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर इसे अभी लॉन्च किया गया है। हाल ही में भूटान ने भारत के किस पड़ोसी देश के साथ राजनिकाय संबंध स्थापित करने और सीमा विवाद को सुलझाने की प्रक्रिया शुरू की है? तो कौन करेगा ये काम? तो जो बेसिकली यहाँ पे भूटान है ना, और भारत का पड़ोसी देश कौन है? तो भूटान है। और अभी जो है सीमा विवाद सबसे ज्यादा किसके साथ रहता है? तो आपको याद रखना है, चाइना के साथ रहता है। तो इसलिए जो है चाइना के साथ अभी जो है सीमा विवाद को सुलझाने की प्रक्रिया की। तो चीन और भूटान की बात करें तो इनके बीच में कोई भी राजनीतिक संबंध नहीं स्थापित है, लेकिन अब जो है दोनों देशों के बीच में जो क्या है, बेसिकली अब डिप्लोमेटिक रिलेशन और बॉर्डर डिस्ट्रीब्यूट को समाप्त करने के लिए दोनों जो है बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे हैं। लेकिन भारत के लिए ये क्या है, चिंता की बात है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भूटान की अंतरराष्ट्रीय सीमा जो है, भारत की सुरक्षा का जिम्मा जो है भारतीय सेना के ऊपर है। वहीं इस दौरे में जो है भारत और भूटान के बीच जो है द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने की बात की गई है। और चीन और भूटान जो है के बीच ये बोल सकते हैं कि जो सीमा वार्ता जो चल रहा है, कौन से नंबर का चल रहा है? तो याद रखिएगा 25वें नंबर का यहाँ पे बेसिकली जो बोल सकते हैं कि यहाँ पे सीमा वार्ता किया जा रहा है, जो कि 23 से 24 अक्टूबर 2023 को बीजिंग में आयोजित किया गया था। वहीं इसमें जो है मीटिंग जो है भूटान के विदेश मंत्री जिनका नाम है टांडी दोरजी और चीन विदेश मंत्री जिनका नाम है वांग यी के बीच में हुई है। इस मीटिंग में जो है दोनों देशों ने कहा है कि सीमाओं के सीमांकन पर जल्दी समझौता करना चाहते हैं दोनों देश मिलकर। इस दौरान जो है दोनों देशों में कोऑपरेशन एग्रीमेंट साइन किया गया है। क्या किया गया है? बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में अपने सभी आवारा कुत्तों को नसबंदी करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? तो जरा बताइए जल्दी से आप लोगों को कौन सा देश लग रहा है जिसने क्या किया है, अपने यहाँ के जितने भी उनके यहाँ के आवारा कुत्ते थे उन सभी के लिए यहाँ पे बेसिकली क्या काम किया गया? नसबंदी का काम किया गया है। तो ऐसा करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया। कौन है? तो भूटान है, जो कि हमारा पड़ोसी देश है। ठीक है, अब जानते हैं यहाँ पे इसकी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो भूटान जो है दक्षिण एशिया में एक छोटा सा देश है। आप लोगों ने मैप देखा होगा तो आप लोगों को पता होगा, ठीक है, जो हमारा मैप है तो आप लोगों ने देखा होगा ना उसमें कि जो भूटान जो है दक्षिण एशिया में एक छोटू सा देश है। ये भारत और चीन के मध्य जो है बफर स्टेट के रूप में काम करता है। तो आपसे कोई पूछे कि बफर स्टेट कौन है, तो याद रखिएगा भूटान है, जो कि क्या करता है, भारत और चीन के मध्य में स्थित है। वही हाल ही में भूटान ने क्या किया है, आवारा कुत्तों की नसबंदी करने वाला देश का दुनिया का पहला देश बना है। वही भूटान में जो है आवारा कुत्तों की जनसंख्या नियंत्रित करने के लिए 14 साल से के बेसिकली यहाँ पे क्या गया है, जो 14 साल के जो कुत्ते हैं उनको नसबंदी करने का अभियान चलाया गया है। वहीं इस अभियान के लिए जो है ह्यूमन सोसाइटी इंटरनेशनल की मदद भी ली गई है। और इसी में प्रधानमंत्री भूटान के जो प्रधानमंत्री हैं, इनका नाम क्या है, लोटे सिरिंग ने जो है राष्ट्रीय कुत्ता जनसंख्या प्रबंध और रेबीज नियंत्रण परियोजना को पूरा होने के लिए घोषणा भी की गई है। इस परियोजना की शुरुआत कब हुई थी? तो 2009 में इसकी शुरुआत की गई थी। और याद रखिएगा भूटान की जो राजधानी है वो क्या है, थिम्पू क्या है, यहाँ की राजधानी है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि भारत से जो भूटान की जो बाउंड्री जो यहाँ पे जो टच होती है वो कितने किलोमीटर होती है? तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरा। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में अभी अमेरिका और भारत की 2+2 मीटिंग 9 से 10 नवंबर 2023 को कहाँ होगी? तो याद रखिएगा कहाँ पर किया जाएगा, नई दिल्ली में किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? नई दिल्ली में। इसलिए ऑप्शन डी याद रखिएगा। आपको याद रखना है यहाँ पे क्या कि जो है 9 से लेकर 10 नवंबर 2023 में ये मीटिंग को आयोजित किया जाएगा। कहाँ पर? दिल्ली में किया जाएगा, जहां पर जो है अमेरिका के विदेश मंत्री जिनका नाम है एंटनी ब्लिंकन और अमेरिका के रक्षा सचिव की बात करें जिनका नाम है लॉयड ऑस्टिन, जो कि 2+2 बैठक में अगले हफ्ते नई दिल्ली में आएंगे, जो कि 9 से लेकर 10 नवंबर के बीच में आयोजन चलेगा। वहीं भारत से बात करें तो इस बैठक में कौन शामिल होंगे? तो विदेश मंत्री एस जयशंकर जी, और रक्षा मंत्री की बात करें तो राजनाथ सिंह। ठीक है, तो इन लोगों के बीच में जो है, जो कि रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री के बीच में अमेरिका और भारत के बीच में 2+2 की बैठक होने वाली है 9 से 10 नवंबर के बीच। अब 2+2 बैठक क्या है ये समझे एक बार। तो 2+2 बैठक जो है रणनीतिक और सुरक्षा मुद्दों पर भारत और उसके सहयोगियों के विदेश और सुरक्षा मंत्रियों के बीच का एक बोल सकते हैं कि फॉर्मेट होता है। इसमें भारत के 4 प्रमुख रणनीतिक साझेदार है। कौन है? अमेरिका है
ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, रूस के साथ जो है भारत 2+2 की बैठक करता है। और इसमें शामिल कौन कौन से आपको याद रखना है मंत्री रहते हैं, तो विदेश मंत्री होता है आपका और रक्षा मंत्री होता है। इसलिए हम क्या बोलते हैं 2+2, यानी कि जो भी दो कंट्री होती हैं, यानी इंडिया हो गई और इंडिया के जो सामने वाली कंट्री होती है वहां से भी दो लोग आते हैं, जो विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री। ठीक है, कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। सो बात करते हैं अब हम लोग किसके बारे में, जीके डोज के बारे में, जो कि इंपॉर्टेंट सेशन होता है आप लोगों के लिए। यहाँ से अगर हम बात करें तो किसी भी एग्जाम में ये वाले जो क्वेश्चंस है जो आप लोगों को कराए जाते हैं 10 क्वेश्चन, ये किसी भी एग्जाम में आप लोगों से पूछ सकते हैं। तो यहाँ से आपको लिखा हो जाएगा 1 नंबर आपका यहाँ से पक्का हो जाएगा। तो चलिए एक बार ले लेते हैं जीके डोज। तो अभी जो है आपके सामने क्वेश्चन है कि विश्व सुंदरी बनने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी, तो रीता फारिया। कौन थी, रीता फारिया जो है भारत की पहली विश्व सुंदरी बनने वाली पहली महिला थी। अगर बात करें तो ये कौन से साल में बनी थी, तो 1966 में बनी थी। कब बनी थी, 1966 में भारत की पहली विश्व सुंदरी बनने वाली महिला थी। क्या नाम है इनका, रीता फारिया। वहीं भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई, तो 1 अप्रैल सन 1935 को जो है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना होती है। अगर उस समय बात करें कि हेडक्वार्टर क्या था, तो याद रखिएगा उस समय कौन सा हेडक्वार्टर था 1935 में जब इसको स्थापित किया गया था, तब ये आपका कलकत्ता था, लेकिन बाद में ट्रांसफर करके क्या कर दिया गया, मुंबई कर दिया गया। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि संतोष ट्रॉफी जो है किस खेल से संबंधित है, तो फुटबॉल से संबंधित है आपका संतोष ट्रॉफी। ठीक है, तो संतोष ट्रॉफी का खेल आपको याद रखना है, ये फुटबॉल से संबंधित है। वहीं किस आत्महत्या की थैली को जो है थैली के रूप में जाना जाता है, तो याद रखिएगा वो कौन सी जो है थैली है जिसे आत्महत्या के रूप में जाना जाता है, तो इसका नाम क्या है, लाइसोसोम। क्या है, लाइसोसोम है। क्या है, लाइसोसोम है। वहीं नेक्स्ट बात करें ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या है, तो कैल्शियम हाइपोक्लोराइट है। क्या है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइट है। अगर हम बात करें तो CaClO2 है। आपको याद रखना है रासायनिक सूत्र। वहीं पे यहाँ पे आपको पता होना चाहिए सत्यमेव जयते जो है कहाँ से लिया गया है, तो मुंडक उपनिषद से लिया गया है। तो इंपॉर्टेंट है जिसका मतलब क्या होता है, सत्य ही जीतेगा। तो आपको इतना पता होना चाहिए। नेक्स्ट है कि लोकसभा अध्यक्ष को अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करना होता है, तो किसे करना होता है, लोकसभा के उपाध्यक्ष को करना पड़ता है। वहीं किस गवर्नर जनरल का नाम जो है राज्य हड़प नीति के साथ जुड़ा हुआ है, तो लॉर्ड डलहौजी। कौन, लॉर्ड डलहौजी जो है इनके नाम के साथ ही जोड़ा गया है। क्या, तो राज्य हड़प नीति से जो है कौन जो है राज्य को हड़पता था उस समय की बात है, तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा ये काम किया जाता था। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय युवा दिवस जो है किस महान व्यक्ति के नाम पर मनाया जाता है, तो स्वामी विवेकानंद, जो कि राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है आपका 12 जनवरी को। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। क्या बताना है कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, कमेंट बॉक्स में बताइए जरा आप लोग जल्दी से। तो सूर्य में असीमित ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो हल्के नाभिकों का संयोजन जो है, इसी के कारण जो सूर्य है उसके अंदर असीमित ऊर्जा का स्रोत भरा हुआ है। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा ये यहाँ पे आपका कंप्लीट। सो बात करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन ऑफ द डे की, जो कि आप लोगों को ऑफलाइन कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। तो हाल ही में किस देश ने चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर निकलने की घोषणा कर दी है, आप सभी के सामने ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बात करते हैं, लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला लेवेंडर फर्म बनाया जा रहा है, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। कहा, क्या करेक्ट है, जम्मू एंड कश्मीर में जो है भारत का पहला लेवेंडर फर्म को बनाया जा रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। आप अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखिए, खुश रहिए, सुरक्षित रहिए और ढेर सारी पढ़ाई कीजिए। ठीक है, और आप लोग मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिए। बाय बाय गाइस, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।